नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सूर्य नगरी एकेडमी के इस डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको विदित है, हमने रीट लेवल 1 की गणित का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो पूरा कर लिया है। तो और उसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन है वो करवा रहे थे, और उनमें जो आज का हमारा है वो 2022 का पेपर है। तो देखते हैं इसमें कैसे कैसे प्रश्न आए हैं वन बाय वन। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है? यानी कि अपन को 420 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि कहाँ मिलेगी? जिसमें संख्या को यहाँ लिखा जाता है और यहाँ क्रमागत रूप से अभाज्य संख्याओं का भाग दिया जाता है। तो सबसे छोटी सबसे पहले क्रमागत रूप से देना है, तो सबसे छोटी 2 है, 2 का भाग जाएगा क्योंकि इसका एक अंक क्या है? 0 है। और हमें पता है जिन संख्याओं का एक अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है उनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो देखो इसमें गया 2 का भाग, तो 4 में 2 बार और 2 में 1 बार और 0 में 0। तो 420 में 2 का भाग 210 बार। अब इसमें और जा रहा है तो देखो 1 बार और गया, तो आगे 105। अब 105 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसका एक अंक कौन है? 5 है। तो फिर 2 के बाद हम ट्राई करते हैं 3 की। तो 3 का भाग जाने के लिए हम क्या करते हैं? देखते हैं उस संख्या में अंकों को जोड़ते हैं। अगर अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जोड़ो 5 और 1 6। 6 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। दिया 3 का भाग, 10 में गया 3 बार, पीछे बचा 1। अब 15 है तो 15 में 3 का भाग 5 बार। अब 35 में 3 का भाग नहीं जाता है तो 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5, 5 का जाएगा तो कितनी बार गया? 7 बार। और 7 एक अभाज्य संख्या है तो खुद के जाएगा और कितनी बार गया? 1 बार गया। यानी कि 420 की जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमें मिले 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, डी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट है। ध्यान रखना ये सही नहीं है। देखो ये 21 है, हम 21 को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 7 गुणा 3, इसका गुणा 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 करके ये अगर आप वहाँ ट्राई करोगे ना तो इनका गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वापस 420 ही मिलेगा। लेकिन ये क्या है? सही नहीं। ये एक अभाज्य संख्या थोड़ी ना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि उस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम दिया है हमें, और वो कितना दिया है? 60 दिया है। और उनका एचसीएफ दिया है और वो कितना दिया है? 5 दिया है। तो निम्नलिखित में से वह संख्याएं कौन सी होगी? सबसे पहले तो आपको उस प्रमेय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या होता है हमारा थ्योरम? क्या कहता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है ना, वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, सबसे पहली बात तो ये है। तो एचसीएफ कौन है? एलसीएम है 60 और एचसीएफ है 5, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये तो कितने हो गए? 300। यानी इनमें से पहले तो उन संख्याओं को अलग सेलेक्ट कर दो जिनका गुणन 300 नहीं आ रहा है, तो वो तो हमारा आंसर नहीं होगी, सीधी सी बात है। सबसे पहले आपने कहा 20 गुणा 30 करेंगे तो उत्तर आएंगे 600, तो ये हमारा आंसर नहीं है। 10 गुणा 30 करेंगे तो उत्तर आ रहा है 300, यानी कि 300 और एचसीएफ और एलसीएम का गुणन भी 300 हो सकता है, ये आंसर हो। 15 गुणा 20 करेंगे तो भी कितने आएंगे? 300 हो सकता है ये हो। और 15 गुणा 40 करेंगे तो कितने आ गए? 900, तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से हमें चेक करना है। तो सबसे पहले देखो इन दोनों का एचसीएफ निकालो, 10 व 30 का। तो आप कहोगे 10 का निकला, एचसीएफ के लिए अलग अलग गुणनखंड करते हैं तो कर दो अलग अलग गुणनखंड। 5 बार गया और 5 पे 5 का 1 बार, इसमें 2 का 15 बार और 3 का 5 बार और 5 का 1 बार। अब आप कहोगे 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 और 30 के कितने आ गए? 2 गुणा 3 गुणा 5। अब जो युग्म बन रहा है वो उठाओ। आप कहोगे 2 पैर बने, उनमें से एक एक अंक को उठा के गुणा करवा दो। तो इसका एचसीएफ कितना आया? 10 आया, और हमें एचसीएफ कितना कितना चाहिए? 5 चाहिए, तो ये भी नहीं होगी। तो अल्टीमेट हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। ऐसे इन प्रश्नों को हल करना होता है। नेक्स्ट देखो, यदि अनुपात है, कितना दिया है? 5:7। ये एक सरल अनुपात है ना। अगर यहाँ कोई संख्या थी तो उसके गुणों में x थी, और यहाँ भी कोई x था, तब ये दोनों कट पीट के सरल अनुपात क्या आ गया? 5:60 आ गया। अब प्रश्न में दिया है पर पद। पर पद का मतलब होता है बाद का पद, बाद का पद। और पूर्व पद का मतलब होता है पहले का पद, पहले का पद। यानी जो अनुपात होता है ना वो हमेशा ऐसे होता है कि पहले का पद बटा बाद का पद, पहले का पद यानी कि पूर्व पद बटा बाद का पद, बाद का पद यानी पर पद,
पर पद। अब दिया कितना हमें 5 गुणा एक्स बट्टा 7 गुणा एक्स। अब प्रश्न में दिया है पूर्व पद तो हमें पता नहीं है, वो तो हमें करना है ज्ञात। अब पर पद का मान दिया है कितना है 35 बराबर कितना है 5 गुणा एक्स बट्टा 7 गुणा एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो 35 है ना वो 7 गुणा एक्स के क्या है बराबर है। तो करो आप तुलना से तब आपने कहा कि जो 35 है ना वो 7 गुणा एक्स के क्या है बराबर है। अब 7 इस तरफ आया तो भाग में चला जाएगा, यानी कि 35 बटा 7 बराबर एक्स, तो 5 बराबर एक्स। 35 में 7 का भाग कितनी बार गया 5 बार गया, तो x का मान मिल गया हमें 5। अगर मैं इसे x की जगह रख दूं 5 तो मुझे ये पूर्व पद मिल जाएगा और यही मुझे पूछा है। अब ऊपर तुलना से क्या हुआ कि पूर्व पद हमें मिला वो कितना मिला 5 गुणा एक्स, और x का मान हमें पता है कितना है हमने निकाला अभी 5, तो 5 गुणा 5 कितने हो गए 25 हो गए, यानी कि जो पूर्व पद होगा वो कितना होगा 25 होगा। ऐसे आपको इन प्रश्नों को हल करना होता है। अनुपात दिया हुआ होगा, यह अनुपात सरल अनुपात है, कहने का मतलब यहाँ कुछ समान संख्या होगी जो आपस में कैंसिल आउट होगी। कौन कौन थी हमें पता नहीं, तो हमने एक्स एक्स ले लिया दोनों। तो ये तो हमारा है पूर्व पद और ये है पर पद। पर पद का मान प्रश्न में दिया 35, यानी कि इसका मान प्रश्न में दिया 35, तो 7x का मान दिया 7 गुणा एक्स का मान दिया 35, तो 7 गुणा एक्स का मान लिख दिया 35। अब यहाँ से निकला एक्स का मान कितना आया 5 आया, फिर वही मान हमने इसमें रखा, तो हमें जो वास्तविक संख्या है दोनों ये दोनों वास्तविक संख्या है 25 और 35, उनका सरल अनुपात करोगे कितना आएगा 5:7 आएगा। नेक्स्ट देखो, 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। आपने कहा सबसे पहले तो यहाँ आदमी और काम में लगे दिन। अब आप कहोगे 4 आदमी काम कर रहे हैं और 20 दिन में कर रहे हैं, तो 10 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे हमें पता नहीं, x दिन में करेंगे। अब जैसे ही आदमियों की संख्या बढ़ी है तो काम में दिनों की संख्या घटेगी, या फिर आदमी की संख्या घटी होती तो काम में दिनों की संख्या बढ़ती। इसका मतलब कैसा अनुपात हुआ प्रतिलोम अनुपात हुआ। तब आप कहोगे प्रतिलोमानुपाती है, तो प्रतिलोमानुपातिक नियम से क्या कहता है हमारा प्रतिलोमानुपातिक नियम, इनका तो सीधा अनुपात लो यानी कि 4/10 और उनका उल्टा यानी कि x/20। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, तब आप कहोगे 4 बराबर x/2। 4 में 1 का भाग दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 इसके भाग में इस तरफ आएंगे तो गुणों में, यानी कि 4 गुणा 2 बराबर x, यानी कि 8 बराबर x। तो आम में कितने दिन लगेंगे 8 दिन लगेंगे, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन है। 329 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर इसका मतलब ये उसका क्या है विक्रय मूल्य है। ठीक है, एक डीलर को 6% की हानि हुई, इसका मतलब ये हमारा क्या है हानि प्रतिशत है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य में पता नहीं x है। हमने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि क्रय मूल्य और अगर हानि हो रही है तो माइनस और लाभ होता तो प्लस। क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत लिखोगे तो ये जो पूरा है ना क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, ये हमारी हानि होती है। तो जितने में खरीदी उसमें से कितनी हानि हुई उसको घटा दो, तब आपको मिल जाएगा विक्रय मूल्य के आपने कितने में बेचा है वो आपको मिल जाएगा। जैसे आपने 100 में खरीदा और 30 की हानि हो गई, तो 100 - 30 बराबर 70, तो 70 आपका क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। तो आपने कहा क्रय मूल्य हमें पता नहीं, हमने माना x है ना, क्रय मूल्य क्या है x है, ये हमने माना है। तब आपको क्रय मूल्य का तो x माइनस क्रय मूल्य यानी कि x का हानि प्रतिशत कितना है 6% बराबर क्या है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य परसेंट में दिया है 329। आप कहोगे x माइनस x का मतलब गणित में होता है गुणा 6 और प्रतिशत का सिंबल हटाना है, इसका मतलब 1/100 से गुणा करवाना पड़ेगा बराबर 329। अब आप देखो इसका सरल कुछ तोड़ता है आपको, इसके अंदर 2 का भाग है 3 बार और इसके अंदर 2 का भाग है 50 बार, यानी कि x माइनस x गुणा 3/50 बराबर कितना है 329। इसके हर में कोई नहीं मतलब एक तो हो गई होगा। अब आपको ये करनी है भिन्नों की बाकी, तब आप कहोगे कि इनका जो एलसीएम है वो तो कितना आ गया 50 आ गया। 1 का भाग 50 में 50 बार और 50 गुणा x कितने हो गए 50x माइनस 50 का भाग 50 में 1 बार और 1 गुणा 3 गुणा x, तो ये हो गए 3x बराबर कितना हुआ 329। अभी ऊपर तो बचा हमारा 47x बराबर 329, ये उस तरफ जाएगा तो गुणों में इंटू 50। अब हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर 329 गुणा 50/47। अब 47 का भाग इसमें 7 बार गए शायद, तो x का मान आ जाएगा 7 गुणा 50, यानी कि x बराबर 350। ये ऐसे जज होता है देखो,
7 के पाड़े में 9 कब आएगा ये अंक, जब 7 को 7 से करेंगे गुणा तो 7 बार गया ना। तो x बराबर आ गया 350, यानी उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, 350 में खरीदा था। डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। 3 संख्याओं का औसत हमें पता नहीं, माना 3 संख्या A B C है, 3 संख्याएं। अब प्रश्न में दिया उनका औसत 40 है। अब औसत कैसे क्या दिया करते हैं, आप कहोगे ए प्रश्न में दिया, देखो A B C का औसत दिया है प्रश्न में, और कितना दिया है इन तीनों का, वो दिया है 40। औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग, यानी कि A प्लस B प्लस C बटा राशियों की संख्या 3 है तो बटा 3 बराबर 40, यानी कि A प्लस B प्लस C बराबर कितने हो गए, 3 का गुणा करोगे 40 के साथ तो 120। ये हमारी बन गई समीकरण 1। अब दिया है दो संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। दो संख्या कोई बुटा लो, यानी कि A वो B का औसत, और वो प्रश्न में दिया है कितना है 38। अब A और B का औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग, यानी कि A प्लस B बट्टा उनकी संख्या, यानी कि बट्टा 2, संख्या 2 है तो बट्टा 2 बराबर 38, यानी हमें चाहिए A प्लस B का मान, तो बराबर 38 गुणा 2, यानी कि A प्लस B बराबर कितने हो गए, 76 हो गए। ये हमारी बन गई समीकरण 2। अब समीकरण 2 से जो A प्लस B का मान है उसे आपको रखना है समीकरण 1 में, यानी कि समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 2 का मान 1 में रखने पर अब आप कहोगे जो A प्लस बी है उसकी जगह पे तो रखना है 76 प्लस C बराबर 120, यानी C बराबर 120 माइनस 76, यानी कि 6 बराबर देखो 24, 100 में से कम करोगे 24, 24 और 20 कितने हो गए 44, यानी कि C का मान कितना आ गया 44, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। तो वो तीसरी संख्या होगी वो कौन कौन होगी, 44 होगी। अगला देखो 2100 का मूलधन एवं 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष एवं 3 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर होगा। सबसे पहले तो आपको पता है मूलधन दिया है कितना है 2100, दर दी हुई है कितनी दी हुई है, ये हमारा मूलधन है ना, और दर दे रखी है कितनी 8%, समय दिया है कितना, एक बार तो आपको 2 वर्ष लेना है और एक बार आपको 3 वर्ष लेना है। ये बात एज इट इज यहाँ की यही है। आपको सबसे पहले तो 2 वर्ष, अब अंतर निकालना मतलब ज़्यादा में से कम को घटाओगे, सबसे पहले 3 वर्ष वाले का लोगे, तब आप कहोगे इनका क्या पूछा है, अंतर पूछा है, यानी कि देखो यहाँ पे कि 3 वर्ष का ब्याज माइनस, देखो यहाँ 3 वर्ष का ब्याज माइनस 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कैसे निकालते ब्याज, आपको पता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100 माइनस एज इट इज मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100, साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगेगा। मूलधन दोनों में सेम है, वो कितना है 2100, दर भी सेम है 8, पहली बार समय किसका है 3 वर्षों का तो 3 बट्टा 100 माइनस मूलधन 2100 दर 8 और समय कितना है 2 वर्ष तो 2 बट्टा 100। अब आप कहोगे सर ये वाला पोर्शन इसमें भी है और ये वाला पोर्शन इसमें भी है, इसका मतलब ये दोनों कॉमन आ जाएंगे बाहर, तब आप कहोगे 2100 गुणा 8 बट्टा 100 तो बाहर आ गए कॉमन, तब यहाँ पीछे कौन बचा 3, फिर माइनस ये पूरा बाहर आ गया, पीछे कौन बचा 2। ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए, वरना आप इसे पूरा सॉल्व करो और इसे सॉल्व करो, इसमें से इसको घटा दो तो अब आपको क्या मिल जाएगा, अंतर मिल जाएगा, यही तो है अंतर, है ना, ठीक है। तब आप कहोगे कि सर 2100 मतलब ये तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो ऊपर बचे 21 गुणा 8, 3 में से 2 गए पीछे बचा 1 का किसी संख्या के साथ गुणा भाग कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि 21 गुणा 8 ये कितने हो गए 168, तो कितना अंतर होगा साधारण ब्याज का 168 रुपये, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। एक साइकिल 1800 में खरीद कर 12% लाभ पर बेची गई तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये तो है उसका क्रय मूल्य, ठीक है इतने में खरीदी, ये उसका है लाभ प्रतिशत, ठीक है। अब पूछा कितने में बेची मतलब उसका विक्रय मूल्य है, तो अब हम ये है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो हमने पढ़ा था क्या कि क्रय मूल्य और लाभ हुआ है इसलिए क्या आया है प्लस आया है, प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत वो बराबर होता है किसके भाई, विक्रय मूल्य के, यानी जितने में खरीदा और उसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ उसमें जोड़ दो तब आपको पता चल जाएगा उसे कितने में बेचिए। तो आप कहोगे क्रय मूल्य तो दिया है प्रश्न में कितना 1800 प्लस 1800 का कितना प्रतिशत
12% बराबर होता है क्या, विक्रय मूल्य। अब इसे हल करना आपको आता है। 1800 प्लस 1800 का मतलब गुणा 12 का 12% का सिंबल हटाना मतलब 1/100 से गुणा करवाना बराबर क्या है, विक्रय मूल्य। अब आप कहोगे 10 से तो 10 गया और 12 के अंदर 2 का भाग 6 बार और 10 में 5 बार, यानी कि 1800 प्लस ये 2 है। 1 मिनट भाई, है ना, मिस्टेक कर दी इसको काटने में। 1800 का तो 1800 है ही, का मतलब गुणा और 12% का सिंबल हटाना मतलब 1/100 से गुणा करवाना। तो 2 से 2 हो गए कैंसिल आउट, यानी कि 1800 प्लस 18 गुणा 12 बराबर क्या है हमारा, विक्रय मूल्य। अब करवा दो इससे गुणा। 1800 प्लस 18 का 2 से गुणा 36 असल के 3, 18 और 3 कितने हो गए 21, यानी कि 216 वो हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। अभी इसको इनमें जोड़ना है। 6 का 6, 1 का 1, 10 का 0 असल के 2, 1 और 1 2 तो हो गए विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमें कितना कितना मिल गया, 2016 मिल गया, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। आगे देखो, दिए गए चित्र में ए का मान होगा। तो ये एक चित्र दिया है, शायद दिख रहा होगा आपको। हाँ, यहाँ पे 90 डिग्री मान है, ये 40 है और ये 5 है। अब आप बताओ, हमने एक पढ़ा था कोण में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटती है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, और ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी है, शीर्षाभिमुख प्रॉपर्टी है कोणों की। तब आप कहोगे कि ये 90 डिग्री तो ये वाला कोण भी कितना है, 90 डिग्री, ये वाला कोण भी कितना हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे, शीर्षाभिमुख कोण है। आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा नहीं, वैसे ये कोई ओ पॉइंट होगा तो कोण AOC बराबर कोण FOD, क्योंकि दोनों कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब बताओ बी एक रेखा है और इस रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आप ऐसे लिखना, बी एक रेखा है, बी एक रेखा है, याद करने के लिए ना, रेखा है, और हमें पता है एक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग कितना होता है, 180, मतलब इन तीनों की जोड़ कितनी होगी, 180 के बराबर होगी। 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 5 है बराबर कितने होंगे, 180। 40 और 50 हो गए 40 और 90 हो गए 130 प्लस 5 है बराबर 180। हमें चाहिए ए का मान, तो 5 है बराबर 180 में से ये उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। तो 5 ए बराबर 50 डिग्री, तो ए बराबर 50 डिग्री बट्टा 5 यानी कि ए बराबर 10 डिग्री। तो हमें पूछा है प्रश्न में ए का मान, तो ए का मान कितना आएगा, 10 डिग्री आएगा। आगे देखो, यदि एक वर्ग मीटर है उसमें x मिलीमीटर होता है तो x का मान क्या है वो हमें बताना है। एक वर्ग मीटर बराबर है x वर्ग मिलीमीटर, वर्ग मिलीमीटर। सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक मीटर में कितने मिलीमीटर होता है। पढ़ा हमने कि एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले ऐसे पढ़ा था मीटर, मीटर के बाद में डेसीमीटर, और डेसीमीटर के बाद में सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के बाद में मिलीमीटर, यही था क्रम उनका। तब मैंने कहा क्या, मिलीमीटर। तब मैंने क्या कहा था, इसको छोड़ दो, इसके बाद आए उतने जीरो, 1 2 तीसरे नंबर पर आए तो एक के पीछे 3 जीरो, यानी कि एक मीटर में कितने मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। अब एक मीटर स्क्वायर यानी कि दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, यानी कि 1000 मिलीमीटर का भी वर्ग हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा है 10 का वर्ग करते हैं तो 10 का वर्ग क्या होता है, 6 होता है। फिर 100 का वर्ग करते हैं तो कितने होते हैं, 10,000 होते हैं। तो जितने जीरो है उसके क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो यहाँ 3 जीरो है तो इसके डबल हो जाएंगे, यानी कि एक मीटर स्क्वायर में एक का वर्ग तो एक और मीटर का वर्ग मीटर स्क्वायर बराबर। तो जितने जीरो है उतने तीन जीरो है तो 3 जीरो और लगा दो आप, बराबर क्या हो जाएंगे, मिलीमीटर स्क्वायर। तो 6 जीरो आ गए एक के पीछे, यानी कि एक वर्ग मीटर बराबर 10 लाख मिलीमीटर होता है। तो एक के पीछे 6 जीरो, देखो कहाँ है 6 जीरो, 3 और 3 सबसे ज़्यादा ये, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। आगे देखो, 3000 पर 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब आपको ज्ञात क्या करना है, धनराशि प्राप्त करनी है। मतलब पहले तो बताना आपको ब्याज, और फिर वो ब्याज जोड़ के कितनी राशि होगी, मतलब मिश्र धन आपको बताना है। इसका मतलब क्या बताना है आपको, मिश्र धन बताना है। और क्या होता है मिश्र धन, हमें पढ़ा है कि मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस
ब्याज। अब आपको सबसे पहले तो याद करना है साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज तो उसका फॉर्मूला है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। अब आप कहोगे मूलधन तो कितना है 3000 और समय कितना है 2 वर्ष और दर कितनी 11 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ऊपर रहे 30 गुणा 2 गुणा 11 यानी कि 30 गुणा, पहले इनका करवा दो गुणा 22 और 22 गुणा करवा दो 3, कितने हो गए 66, पीछे 1 जीरो बचा तो 1 जीरो लगवा दो, यानी कि जो ब्याज है वो हमारा कितना आया 660 रुपये आया। अब हमें चाहिए मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या क्या होता है, मतलब जो धनराशि है वो मिश्र धन होती है। तो मूलधन तो है 3000 प्लस ब्याज है 660, यानी ऐड किया तो कितने हो गए 3760 रुपये हो गए, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखो 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल बराबर है 15 मीटर स्क्वायर, आपको याद करना है, या फिर 15 वर्ग मीटर, किसका आंसर होगा वो आपको बताना है। इनमें से किन का क्षेत्रफल है वो 15 वर्ग मीटर के बराबर होगा। एक वर्ग जिसकी भुजा 15 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा दी 15 तो 15 का स्क्वायर, और जो कि कितना है 225 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा ऑप्शन गया, क्योंकि आंसर कितने कितने लाना हमें 15 वर्ग मीटर लाना है। 3 वर्ग जिसकी प्रत्येक की भुजा कितनी है 5 वर्ग मीटर, तो 3 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 3 इंटू भुजा स्क्वायर। अब प्रत्येक की दी है कितनी 5 दी है, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25, तो 25 या 75, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 5 वर्ग जिसमें प्रत्येक की भुजा 3 मीटर है, तो 5 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो कितने हो गए 5 गुणा 9 यानी कि 45 मीटर स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। अगला 15 वर्ग, अल्टीमेट 3 नहीं, चौथा तो हो गई होगा, लेकिन फिर भी 15 वर्ग जिसमें प्रत्येक की भुजा 1 मीटर है, तो 15 वर्ग 15 गुणा 15 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 15 गुणा भुजा स्क्वायर, मतलब 15 गुणा 1 का क्षेत्रफल। तब आपको 15 गुणा भुजा दी 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि 15 गुणा 1 बराबर 15, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, डी ऑप्शन राइट है। अगला देखो दी गई आकृति का आयतन होगा। अब ये आकृति कैसी है, घनाभाकार है, घनाभाकार है, और हमें पता है घनाभ का आयतन क्या क्या होता है, घनाभ का आयतन, और वो हमारा होता है क्या लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि एल गुणा बी गुणा एस, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है इसकी 3y, चौड़ाई कितनी है y, ऊंचाई कितनी है 2y। अब आप करवा दो गुणा, सबसे पहले संख्या का गुणा गुणा कराओ, 3 यहाँ कोई नहीं मतलब 1 है, 3 गुणा 1 3, और 3 गुणा 6 कितने हो 3 गुणा 2 कितने हो गए 6, y की घात 1 y की घात 1 y की घात 1, तीनों गुणों में आधार समान तो घातें जुड़ जाएगी, यानी कि y की घात 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 6 गुणा y की घात 3। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, बी ऑप्शन राइट है, ये उसका हो जाएगा आयतन इस दी गई आकृति का। संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणितीय संख्याओं में संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है, बौद्धिक, सांस्कृतिक, कलात्मक मूल्य और सामाजिक मूल्य। संगीत एक कला है तो ये किससे संबंधित है भाई, कलात्मक मूल्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखो RUIC, RU लिखा है RI है ना, आई है यू नहीं है, देखो आई है, तो RIC एक समचतुर्भुज है। आकृति में दिए गए माप के आधार पर समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का मतलब क्या होता है, उसकी भुजाओं का माप, यानी हमें सबसे पहले तो ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा करनी पता, फिर उन भुजाओं के माप को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका परिमाप मिल जाएगा। तब आप कहोगे सर ये तो 5 है, ये देखो ये 12 और ये 5, एक को देखो आप ऐसे बना हुआ है, ये है 12 और ये 5, यहाँ पे कितना कोण बन रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज हुआ, इस इतने से भाग को मैंने उठाया बाहर, तब आप कहोगे समकोण त्रिभुज हुआ। और समकोण त्रिभुज में लगता है पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज के कर्ण है। अब कर्ण को कैसे करते हैं ज्ञात, कर्ण यानी कि है ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है, तो हमने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कौन है हमें ज्ञात करना है, लंब कौन है 12 का स्क्वायर और आधार कौन है 5 का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, ऐड करोगे आप तो 169, ये है कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 169 कौन है 13 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी कर्ण का मान आ गया कितना 13 आ गया, तब आपको इसका मान आया 13। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है कि ये क्या है समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान दो भागों में बांटते हैं, यानी जो ये भाग है 5 है वो इसके बराबर है x प्लस 2 के। हमें चाहिए x का मान, तो 2 इस तरफ आए तो 5 में से गए 2, पीछे कितने बचे 3। अब यहाँ रखो आप 3, तो ये भुजा हो गई 5,
तो 12 5, तो ये कितनी होगी अल्टीमेट 13 होगी। इसमें भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो इसका मान कितना आएगा 13 आएगा। उसी प्रकार से आप देखोगे ये 5, अब इसमें देखो ये वाला विकर्ण देखो, आप कहोगे जो 12 है वो बराबर है x प्लस वाई के, क्योंकि सम चतुर्भुज के विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। अब आप कहोगे x का मान तो हमने निकाला कितना आया 3 आया, प्लस y बराबर 12। अब 12 में से गया 3 पीछे बचा 9, यानी कि y का मान कितना आ गया 9 आ गया। तो y का मान 9 और x का मान 3, तो इसका 9 प्लस 3 कितने हो गए 12 हो गए। अब आप कहोगे ये 12 ये 5, तो ये अल्टीमेट कितना होगा 13 होगा। अब ये 12 ये 5, तो ये अल्टीमेट कितना होगा 13 होगा। अब हमें चाहिए इसका परिमाप। परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का माप। तो ये भुजा 13 है, ये भुजा 13 है, ये भुजा 13 है और ये भुजा 13 है। अब आप कहोगे 13 और 13 26 39 और 13 52, यानी कि जो इसका परिमाप आएगा वो कितना आएगा 52 आएगा। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, सी ऑप्शन राइट है। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसने दिया, ये कथन दिया था हॉगबैग ने। लॉक ने कहा था ये मन मस्तिष्क में तर्क करना है। लॉक ने तो क्या कहा था कि मन मस्तिष्क में तर्क करने की शक्ति प्रदान करता है, मन मस्तिष्क में तर्क करने की शक्ति प्रदान। गैलीलियो ने कहा था गणित एक ऐसा विषय है जिसमें संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड क्या है शामिल है, ये एक बात कही थी गैलीलियो ने। और रॉजर बैंकर ने कहा था कि गणित समस्त विज्ञानों का क्या है सिंह द्वार है, सिंह द्वार। ये बात हमने पढ़ी थी और पिछले 2017 या 15 के प्रश्न में भी ये सवाल आया था। निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है, तो ये हमारी विधि है कौन सी, प्रयोगशाला विधि है। आप देखो और सीखो, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके आधार पर सीखते हैं। आगमन विधि में क्या होता है, आपको उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरणों के आधार पर आपको उसका सामान्यकरण सामान्य अनुमान करके आपको एक सूत्र स्थापित करना होता है, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं हम आगमन विधि में। अभिकर्मित अनुदेशन विधि, इसमें क्या होता है आपको कोई बड़ा टॉपिक याद करना है तो उसको छोटे छोटे भागों में बांट के आपको कहे इसे आप याद करो, ये होती है अभिकर्मित अनुदेशन विधि। और इनमें से कोई नहीं है तो होने से रहा। अगला देखो, प्राथमिक स्तर पर खेल में गणित शिक्षण कराने की कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती है, मॉन्टेसरी ये तो होती है, फिर किंडरगार्टन विधि ये भी होती है, और डॉल्टन ये भी होती है। व्याख्यान विधि ये हमारी नहीं होती है, क्योंकि छोटी कक्षा में बच्चे के सामने आप जाके बड़े बड़े लेक्चर दो उससे उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये सारी विधि हमने पढ़ी थी वहाँ जो गणित की अर्थ प्रकृति में, तो उसमें कि इन सब का प्रयोग कहाँ होता है भाई, प्राथमिक स्तर पर खेल में सिखाने की विधियाँ ये सब। निर्णयात्मक परीक्षण का उद्देश्य है शिक्षक की कार्य कुशलता का पता लगाना, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना। बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करना, ये भी नहीं है। फिर गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, ये है। और शिक्षण विधियों में उपयुक्तता की जांच करना, ये हमारी नहीं है। वैसे निर्धारणात्मक परीक्षण होता है कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाना। अब कमजोरी के क्षेत्र आप पता करोगे, फिर उन पर विचार करके उन पर नई व्यवस्थाएं लागू करोगे तो उनमें सुधार होगा, यानी कि अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया में क्या होगा सुधार होगा। उसके लिए कौन है, निर्णयात्मक परीक्षण है, इसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, यही है। आगे देखो, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है आगमन विधि, निगमन विधि और व्याख्यान विधि और प्रयोगशाला विधि। इसमें होगी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में क्या होगा, ऐसा बोर्ड लगा होगा, उसके अंदर आपको कोई रबड़ या फिर धागा दे दिया होगा। आप धागे से आपको ऐसे स्क्वायर बनाना है और फिर उसमें लिखा होगा ये इतना क्षेत्र है, फिर आपको और देंगे ऐसा, फिर पाई के सापेक्ष उसके पाई के गुणज में त्रिज्या का वर्ग करके ऐसे हम उसमें याद करते हैं। तो कौन सी विधि उपयुक्त है, प्रयोगशाला विधि सबसे उपयुक्त है। वैसे पढ़ाने का आजकल तरीका हमारा कौन सा है, निगमन विधि है, कि आपको सूत्र दे दिया कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब आर का मान रखो और मान लाते जाओ, और इसमें भी कंडीशन दे दी, इसका मान 1.4 एक लेना है या फिर 22/7 लेना, कभी लेना, ये भी आपको प्रश्न में दिया होगा। तो आजकल जो हमारी विधि चल रही है वो विधि कौन सी है, निगमन विधि। लेकिन जो उपयुक्त विधि है वो हमारी कौन सी है, प्रयोगशाला विधि है। व्याख्यान विधि से कोई लेना देना है